हेलो स्टूडेंट्स, O2 आईज अकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर हरियाणा वालों, आपका युद्ध जो है पहले वाला समाप्त हो चुका है। कुछ लोग बड़े खुश होंगे, कई लोग डिवास्टेटेड फील कर रहे होंगे, स्पेशली #लूसेंट वाले। तो देखिए, जैसा सा पेपर आया उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये मानना है कि पेपर बड़ा बैलेंस्ड था। लगभग हर एक सब्जेक्ट को वेटेज वहाँ पे दिया गया एंड पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पेपर नहीं था जिसकी एक्सपेक्टेशंस हम ऑलरेडी कर रहे थे। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, हम लोग पेपर की डिटेल एनालिसिस आंसर की के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बाकी जो इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेगमेंट वाइज कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आए और अगले साल जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनका स्ट्रेटेजी कैसे हम लोग बनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ हम लोग जो बात करेंगे, मेरे पास सी सेट है जनरल स्टडीज के पेपर का, तो उसकी मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। हाँ, वहां पे एक डिस्क्लेमर है कि भाई एक दो क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, तो उनका मैं आपको डाउटफुल जो भी जिन वजह से डाउट है वो भी बताऊंगा। तो कमेंट्स पे जरा परहेज करिएगा, जैसा सा आप लोग पेपर के अगले दिन फ्रस्ट्रेशन में करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो गैबोर सेजिगो प्राइस पे था, इस क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में एवरी ईयर की जगह सेकंड ईयर होता तो ये भी ठीक हो जाती। एज ऑफ नाउ हमारे पास इसका आंसर होता है 1, 3 एंड 4। ये करेक्ट स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं, तो ए इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी पे है कि किसके लिए सेटअप करी गई थी, तो टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग से रिलेटेड ये कमेटी आई थी। अब थर्ड क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू जीएसटी। यहां पे दो ऑप्शंस में हमें डाउट है, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट लगभग सिमिलर बात कर रही है, तो आई पिक का डी ऑप्शन हियर। कुछ लोग सी भी बताएंगे, तो वैसे डी मेरे लिए ठीक आंसर है, बिकॉज पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट सारी चीजें बता रही है, जो दूसरी जो है अपने आप में मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का ही एक पार्ट उठा के उन्होंने लिखा है। एनी हाउ, जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे तो इसका और डिटेल देखेंगे। आप डी मार्क कर लीजिए आंसर। अगर ऑफिशियल की में सी करते हैं तो उसको भी वो जस्टिफाई कर देंगे अपने हिसाब से। फोर्थ वाज द क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है, तो पीएम कुसुम का इसका ए ऑप्शन निकल के आता है कि फार्मर की जो डिपेंडेंस है डीजल और केरोसिन पंप से हटा के उनको सोलर एनर्जी, सोलर जो पंप्स है वो प्रोवाइड करने हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कौन सा जो टोटल प्रोपोर्शन डिपॉजिट बैंक्स अपना रखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैश रिजर्व रेशियो उसको बोला जाता है। देन थर्ड कि एक कंट्री डेट ट्रैप में कब चली जाती है, इनमें से कौन सी सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करती है, तो वो जब हम पैसा बोरो करते हैं अपना पुराने लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स का इंटरेस्ट पे करने के लिए, सारी बोरोइंग्स उधर ही निकल जाती हैं, तो दैट्स अ डेट ट्रैप। रयोतवाड़ी सिस्टम जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का है, सी इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि फार्मर्स डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया करते थे इस पद्धति के दौरान। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप क्वेश्चन 8 देखते हो तो ये दोनों ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों का जो असर्शन रीजन है दे आर ट्रू, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इसी बात को। अगर पढ़ोगे तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो थर्ड 5 ईयर प्लान जब फेल हो गया तो चौथा 5 ईयर प्लान आने में देरी हुई थी। लेट 60s में 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाए गए थे, वहां पे एनुअल प्लान्स आए थे, और इनका कारण यही था कि हमारे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, देश में फेमीन की सिचुएशन था, इन्फ्लेशन जो है बढ़ गया था, इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, इस वजह से एनुअल प्लान्स रोल करे गए थे, 5 ईयर प्लान्स नहीं आए थे। देन नाइन्थ क्वेश्चन अगर देखते हैं तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में पूछा गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको चाहे खरीफ नहीं भी याद है तो बहुत सारे लोग रबी क्रॉप्स इजीली याद कर लेते हैं। हमें पता है कि वीट एंड मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप्स है, तो एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकलता था। दैट इज व्हाट बी, कि खरीफ क्रॉप कौन सी है देश में। एंड नेक्स्ट है, अगेन ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम लोग CaOH2 की बात करते हैं, इस स्लैग लाइम की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो पहली स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में लगभग 60% इंग्रेडिएंट यही यूज होता है, एंड चौथी भी ट्रू है। लेकिन 1, 3, 4 कोई ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो एज ऑफ नाउ नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो 1 एंड 4 है। बट यस, इस क्वेश्चन पे जो ऑब्जेक्शंस है वो किए जा सकते हैं। 11th वॉशिंग सोडा वाला क्वेश्चन, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो 2 एंड 4 इज द आंसर हियर। देन नेक्स्ट आता है 12th क्वेश्चन कि किनका pH 7 से कम है। अब किनका pH 7 से कम है, तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव, सभी ये लिक्विड्स हैं जिनका जो pH है वो एसिडिक होता है। देन बेस्ट कंडक्टर कौन सा है किस चीज के लिए, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है, तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इनमें से आंसर इज सिल्वर। अब
एक क्वेश्चन आता है कि सोनार यूज करके हम लोग डेप्थ ऑफ सी को डिटरमिन करते हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है कि इसकी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो स्पीड है इट इज सेम एज दैट ऑफ साउंड, उनका जो साउंड की स्पीड एयर में होती है, सिमिलरली वो सी वाटर में होती है, लेकिन ये एक गलत स्टेटमेंट है। 1 and 3 इज द आंसर हियर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आप अपने आंसर्स भी नीचे बता सकते हैं कि आपने, आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सिंपल सा कि सिंपल सी जो बीमारियां हैं उनके जो सिम्टम्स है उनको मैच करना है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू राइट टू वोट एंड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू वोट देश में लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, उसको आर्टिकल 31 से हटा दिया गया। बट यस, आर्टिकल 300A इंसर्ट करके हमने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी अब ये प्रिजर्व करेगा एज अ लीगल राइट, एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th में ही ऐड करा गया था। जो 301 है इट इज रिलेटेड टू राइट टू ट्रेड है, ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात नहीं करता है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। एग्जैक्ट जो आंसर हमारा निकलेगा दैट इज बी, 1, 2 and 3। ठीक, इसके बाद की कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट नहीं है। वेरी सिंपल कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, BR अम्बेडकर जी का रोल उसमें नहीं था, है ना। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद। तो वैसे भी दोनों स्टेटमेंट्स डाल दी गई हैं, तो क्लियर सा आंसर है, तुक्का भी मार रहा है कि इनमें से एक तो वाकई गलत होगी। देन आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन था, तो सी इसका आंसर है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हालांकि इस पे भी कंफ्यूजन होगा जो पुरानी बुक्स पढ़ते हैं। एक दो सुप्रीम कोर्ट के केसेस जजमेंट के बाद इट इज असर्टेन्ड कि आर्टिकल 21 डील्स अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देन नेक्स्ट, थोड़ा सा पीडीएफ खराब है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिगार्डिंग कमीशंस देश में बने थे उस पे है कि कौन सा कमीशन जो है वो सीएस रिलेशंस की बात नहीं करता। तो देखिए, सरकारिया कमीशन भी करता है, राजा मन्नार कमेटी भी करती है, MM पुंची कमीशन भी करता है। जो नहीं करता वो सोली सराब जी कमीशन है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड नहीं था। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किससे रिलेटेड था जिसको पता। अब आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 20 डील्स अबाउट कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। इफ यू लुक एट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू रिलीजन वाला आर्टिकल 25 ये सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन आर्टिकल 29 जो है दैट इज ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स। तो डी इज द आंसर। देन इसके बाद आता है आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे प्रीलिम्स में, कई बार यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है डिफरेंट वे से, एनडीए, सीएपीएफ एज वेल एज सिविल सर्विसेज में। तो आंसर इसका 1 and 2 है, बिकॉज इसकी जो मेंबरशिप, इसका चेयरमैन एंड मेंबर है उनको सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे 2 ईयर लिखा है, तो 1 ईयर इज द आंसर। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो एग्जामिनर अक्सर यूज करता है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो एक्साइट होकर उनको लगता है कि सारी स्टेटमेंट्स ही ठीक है क्योंकि पड़ी पड़ी सी लग रही हैं, तो आप क्वेश्चन गलत कर देते हो, और नेगेटिव मार्किंग वाले में क्वेश्चन गलत होना आपको डबल नुकसान करता है। अब सेकेंड जो इस 22nd क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हुआ था, कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स थी नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो आंसर इसका डी है, 2 and 4 ओनली। देन आता है जी 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी कमेटीज बनी थी उनमें से किस कमेटी ने ये बोला कि हमें पीआरआईज को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए इससे लिए। तो वो LM सिंघवी कमेटी इज द आंसर है। देन इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो नोट करेक्ट हैं, ये भी ध्यान देना होता है, नोट करेक्ट है। तो इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर बॉडी नहीं है, ये आप भी जानते हो, तो सी इज द आंसर हियर। सिर्फ पहली स्टेटमेंट है जो गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 25 है मैचिंग क्वेश्चन है। अगेन जिनको ठीक ठाक नॉलेज है मॉडर्न हिस्ट्री का वो लोग इसको आंसर कर पाए होंगे। डी इज द आंसर, मैच करके आप देख लीजिएगा। एंड 26 क्वेश्चन जो है वो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस में कौन से रेवोल्यूशनरीज थे जिनको हैंग कर दिया गया, तो आंसर इज अ बी। राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहरी थे, देन असफदुल्ला खान भी थे,
एंड पांचवा जो है वो ठाकुर रोशन सिंह भी थे। अगर एलिमिनेट करना है तो भगत सिंह ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। आप मुझे बताना इनको किस केस के लिए हैंग किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते थे, क्योंकि ऑल ऑफ अबव में कैंसिल हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ये बचते हैं। देन आता है आर्टिकल क्वेश्चन नंबर, मुझे बार बार आर्टिकल याद आ रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 वाज रिलेटेड टू कि कौन सी ऐसी रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको दारोबा और आत्माराम पंदुरंग ने बनाया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रार्थना समाज, है ना, सी इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28 कि आप इनके राइटर्स और बुक्स को जो एंशिएंट इंडिया के दौरान लिखी गई थी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में लिखी गई हैं, रॉन्गली कौन सी मैच्ड है। तो बाकी सारी तीनों की तीनों ठीक मैच्ड है, लेकिन जो कादम्बरी है ये एक रोमांटिक नॉवल था जिसको बाना भट्ट ने लिखा था। बाना भट्ट किस रूलर के दौरान किस रूलर के कंटेम्परेरी था, ये आप मुझे बताएंगे। देन आता है जी आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज कि कौन से मेन ट्रेडिशनल स्टाइल हैं जो टेम्पल आर्किटेक्चर के भारत में पाए जाते हैं। तो दैट इज नगरा, वेसरा एंड द्राविड़ा। तीन ट्रेडिशनल स्टाइल है, आर्ट एंड कल्चर का बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। देन आता है जी 30th दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। आंसर इसका सी है, आप मैच करके देखेंगे। कोरियोलीज, डॉक्टर विंड किसको कहते हैं, डोलड्रम कौन सी हैं, वेस्टर्लीज कौन सी हैं। सिंपल जो प्रेशर बेल्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन आता है 31 अगेन मैचिंग क्वेश्चन है। माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स को हमें मैच करना है। तो सी इज द आंसर। आप मैच करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दैट इज श्री हरिकोटा, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड है, वो किस लेक के आसपास है। तो दैट इज पुलिकट लेक, साउथ इंडिया। तो 33 क्वेश्चन, विष्णु नारायण भटखंडे जो है रिनॉन्ड फिगर है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड, है ना, इस पे क्वेश्चन आया था। आपने यही बताना था कि किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है। रिसेंटली इनकी लेटली एक बुक भी बड़ी फेमस हुई थी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ये एक बहुत फेमस बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट है जी, रिसेंटली हमने जो आरसीपी, हमने तो क्या, चलो हम तो बाहर हो गए, आरसीपी जो लॉन्च किया गया रीजनल ट्रेड ब्लॉक के रूप में, उसमें कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है। यू नो कि दिस इज एन एशियान +6 कंट्रीज इसमें है, और +6 में एशियान की तो 10 कंट्री में बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, +6 में भी नहीं आता है। +6 में क्या, अब इंडिया भी इसमें नहीं है, तो एशियान +5 ही हो गया ये बांग्लादेश इज द आंसर। ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, न्यूजीलैंड, ये तीनों के तीनों वहां पे हैं। इनको याद कर लीजिएगा। एशियान +6 क्या होता है, ईस्ट एशिया समिट में कौन सी कंट्रीज आती हैं, आने वाले एग्जाम्स में भी काम आएगा, स्पेसिफिकली अगर आप और स्टेट या यूपीएससी दे रहे हो। देन हमें वही करेक्टली पेड मैचेस को बताना था। जैसे बिटकॉइन का ट्रेड जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बिटकॉइन ना तो लिस्टेड है ना ही इसकी व्यापार होता है, बिकॉज बिटकॉइन तो एक क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड है। FRBM एक्ट फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है। सेबी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट नहीं करता, वो IRDA करता है, DAI करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF से संबंधित है। मूडीज जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो आंसर इसका ए बनता है। 2, 4 एंड 5 ठीक है। ठीक, 36 जो है कि एंशिएंट पीरियड के दौरान हरियाणा रीजन को क्या कहते थे, किस नाम से जानते थे। तो तीनों ही नाम जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज किए गए हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। देन आता है जी 37 कि टाइटल ऑफ नैब बख्शी एंड राव टू बलराम जाट, जिसको बल्लू भी कहा जाता था, किसने दिया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने ये टाइटल उनको दिया था। सी इज द आंसर। देन 38 अगेन हरियाणा पे क्वेश्चन है। बड़े कम क्वेश्चन आए हरियाणा जीके पे, ऑल्दो जो भी आए वो ठीक ठाक क्वेश्चन थे। डी इज द आंसर। इस बेसिक से इंफॉर्मेशन है जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पे बनती है। देन आता है नेक्स्ट 39, प्लास्टिक बैग जो है एनवायरमेंट को पोटेंशियल हजार्ड है, और इनमें से कौन से ऑप्शन इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये दशकों तक हमारे उसमें पड़े रहते हैं एनवायरमेंट में, उसको नुकसान करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जब भी पेट दुखता है, इंजेक्शन होती है, तो डॉक्टर कहता है जी प्रोबायोटिक खा लो, दही में चीनी मिला के खा लो। तो प्रोबायोटिक किस में हेल्प करते हैं। तो इलेक्ट्रोबैसिलस या बाकी जो डाइजेशन बेनिफिशियरी बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ हमारे स्टमक में बढ़ा देते हैं, तो आपको फायदा, आपका पेट दुखना बंद हो जाता है। 41 जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू कि जब रियल टाइम RT-PCR टेस्ट होता है तो वो क्या डिटेक्ट करते हैं।
वो जी आरएनए ऑफ वायरस डिटेक्ट करते हैं। ऑल दो टेक्निकली देखा जाए तो ये डीएनए ही डिटेक्ट कर सकता है, आरटीपीसीआर आरएनए भी नहीं करता। तो आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिटेक्ट करते हैं, फिर बताते हैं। लेकिन ऑप्शन राइज नाउ आरएनए ही ठीक आंसर इसका होगा, कोई प्रोटीन श्रोटीन ये लोग नहीं देखते। देन नुब्रा वैली, दो क्वेश्चन आए, देखो करंट अफेयर कैसे लिंक करते हैं ज्योग्राफी के साथ। दो क्वेश्चन आए, ऑल वर रिलेटेड टू द इंडो चाइना जो कंफ्लिक्ट हुआ था दिसपांग प्लान्स में, वहां पे। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है नुब्रा वैली, बिकॉज वी नियर बाई सिचुएटेड थी कि नुब्रा वैली जो है वो किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच है, तो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच है। देन डेप्सांग प्लेन्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये फर्टाइल है, ये है, फर्टाइल नहीं है, ना तो ये फर्टाइल है ना ही वहां पे फॉरेस्ट है, वो तो डेजर्टेड एरिया है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे सिचुएटेड है, एक ही बात सच है। तो डी इज द आंसर ऑफ द 43rd क्वेश्चन। देन 44th क्वेश्चन, इट वाज रिलेटेड टू कि जो भी हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट एंड बर्न कल्टीवेशन है वो किन स्टेट्स, उसको स्टेट्स में किन किन नामों से जाना जाता है। अब आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी मैच यहां पे करके रखा, बी इज द आंसर, आप देख सकते हो। हम समय बचाने के लिए थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सो दैट आप जल्दी से जल्दी स्कोर कैलकुलेट कर लें। देन आता है जी 45 क्वेश्चन, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था इनिशियल लेवल पे, मैंने भी देखा, शायद आपको तो ज्यादा फील हुआ होगा बिकॉज वी वर सिटिंग इन द एग्जाम। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लैंडलॉक्ड स्टेट पूछे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कहते हैं कौन सा वो नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट है जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो यस, इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, दैट इज हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। देखो अगर आप इनके रिवर बेसिन्स कंपेयर करोगे इन रिवर्स में तो इनसे छोटा सबसे कम जो है दैट इज तीस्ता रिवर, तो दिस इज द आंसर। 47th क्वेश्चन, अगेन ज्योग्राफी पे अच्छा क्वेश्चन आया कि झेलम रिवर और उसके जो फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है जी वैली ऑफ कश्मीर में ये अपनी यूथ स्टेज में बहती है, बिल्कुल बहती है जी। ये जो मिनेंडर्स हैं उनको फॉर्म करती है, ठीक है करती है। जो मिनेंडर्स हैं वो टिपिकल फीचर है यूथ स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनी फ्लूवियल लैंडफॉर्म, और मिनेंडर जो है वो टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज इन द एलुवियल फंक्शन ऑफ द। तो यस, अगर आप इनकी ओवरऑल एवोल्यूशन पे जाओगे तो यस यूथ स्टेज नहीं है, ये मैच्योर स्टेज ही है। 1 2 4 इज द आंसर हियर, डी इज द आंसर हियर। कंफ्यूज कर दिया था, यानी कि तीसरी और चौथी में एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, यहीं पे मेन कंफ्यूजन था। सो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कौन सी है, तो बामियन बुद्धा जो है। सो एम्ब्रॉयडरीज को मैच करना है 49th क्वेश्चन में कि किस स्टेट से बिलोंग करती है, और मेजोरिटी दो तीन तो इनमें अक्सर ही न्यूज में रही है, एक दो बार यूपीएससी के क्वेश्चन में भी, जैसे कलमकारी वगैरह है तो इस पे क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप बी इज द करेक्ट आंसर, इनको अगर आप मैच करके देखोगे तो मेरे हिसाब से इजी सा क्वेश्चन आपसे आया बिकॉज करंट में कई बार आया। देन सिमिलरली डांस फॉर्म्स को मैच करना है, क्लीशे क्वेश्चन है, हम हर बार रट्टा मारते हैं इन चीजों का, तो सी इज द आंसर हियर ऑफ द 50th क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, बताइए कितने करेक्ट निकले। एनी हाउ आगे चलते हैं। तो आगे मेरे पास है 51st क्वेश्चन। सो 51 का जो आंसर है दैट इज ए, स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज जो स्क्वाड्रन है इसमें इसको ऐड करा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको मैच करना था कि उनका मेन मैंडेट क्या है ना। आपको एक भी मालूम है, क्वाड जैसे कि स्ट्रेटेजिक फ्रंट है 4 कंट्रीज का, चाइना के अगेंस्ट उन्होंने बनाया, यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एशियन नेटो इसको कहते हैं हम लोग, तो वो भी पता है तो भी आपकी बात बन जानी थी। ए इज द आंसर है। देन हम लोग आगे चलते हैं 53rd क्वेश्चन। सिंपल, कोविड का जो कोरोना वायरस है उसका ऑफिशियल नाम जो कि WHO ने लेटर ऑन डिसाइड करके बताया था जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन अमंग अदर्स, तो वो पूछा है कि SARS-CoV-2 आपने आंसर करना था इस पे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, नोवेल कोरोना वायरस 2, तो ये दिस इज द ऑफिशियल आंसर। देन 54th क्वेश्चन जो है इट इज रिलेटेड टू ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया।
पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ करते थे, या इस तरीके के कुछ डिफरेंट टैग लाइन्स दी जाती थी, डिफरेंट कार्ड्स इशू करे जाते थे, उनको मर्ज करके एक ही बना दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको लेके मार्च 2021 में नई नोटिफिकेशन आई कि ओसीआई जो इंडिया में पढ़ने आ रहे हैं या इंडिया में कुछ एबीसी काम कर रहे हैं, तो सर्टेन गाइडलाइंस थी। वहां पे क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर से, मार्च के करंट अफेयर से, जब आपकी नोटिफिकेशन आई थी, जब तो सभी पढ़ना शुरू कर गए थे। तो सिंपल सा इसका आंसर है जी। पहली बात है, ये लोग एग्रीकल्चर लैंड जो है वो नहीं परचेज कर सकते, सीधी सी बात है, और ये कोई भी एनी रिसर्च नहीं कर सकते, इनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। सो 2 and 3 इज द आंसर हियर। सो जो 55 क्वेश्चन है, 55th क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू अभी आईटी की जो गाइडलाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो गाइडलाइंस आई थी फॉर द इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स। तो वो किससे रिलेटेड थी? वो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उसमें नहीं थे, बाकी भी एस्पेक्ट्स कवर किए गए थे। तो आंसर इज 2, 3 and 4। एक ही चीज आपको पता थी, तो वहीं पे उन्होंने जब वैसे भी ना इन ऑप्शन में जब ओनली शब्द यूज कर लिया जाता है, तो उस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ना होता है, वहीं पे झोल निकल आता है लगभग। देन नेक्स्ट है जी, जो इंडिया ने 6 बार पोर्ट डेवलप करके रखा है ईरान में, तो भारत चाहता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में इसको इंक्लूड कर लिया जाए, है ना, जो कि इंडिया से रशिया जाता है। अब पॉइंट इज कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो INSTC का ऑलरेडी मेंबर है? तो दैट इज ईरान। सिंपल, तुक्का मार के भी लोग लगा देते। देन कौन सी कंट्री है, विच कंट्री जिसने अभी द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड जिनके पास ऑलरेडी है? तो दैट इज रिसेंटली गूगल का भी डिस्प्यूट हुआ था, इट इज ऑस्ट्रेलिया ने एक पास किया है वहां पे। देन नेक्स्ट है अटल टनल। जितने लोग हिमाचल जा रहे हैं, मनाली की साइड जा रहे हैं, तो आप स्टोरीज में नहीं डालें तो पाप लगता है, अटल टनल नहीं गए तो। एनी हाउ, तो ये मनाली और लेह को कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमने। पूछा गया इसमें कि कौन सी रेंज में सिचुएटेड है, और कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने पीर पंजाल की डायरेक्शन से पूछ ली कि नदरन रेंज पीर पंजाल है, वेस्टर्न पीर पंजाल है, सदर्न पीर पंजाल है। तो आंसर इसका ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज है। अगर आप वहां पे देखोगे उस एरिया की ज्योग्राफी, तो इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज। देन जो मैत्री सेतु, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से बांग्लादेश की कनेक्टिविटी है, उस पे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये ब्रिज किन 2 लोकेशंस को कनेक्ट करता है? तो इट इज सबरूम त्रिपुरा की जगह, रामगढ़ चिट्टागोंग के आसपास बांग्लादेश को कनेक्टिविटी का रूट हमने बनाया है। इसी स्टेटमेंट को रिवर्स करके भी दिया गया, जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल। जिनको ये नाम भी याद थे, ऊपर नीचे हो गया, तो भी आप कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूजन भरा पेपर था कुछ क्वेश्चंस को माने तो बजरंग पूनिया जी ने 65 kg कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया किस टूर्नामेंट में? तो ये जी रोम में एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें इन्होंने रैंकिंग ली है, दैट इज द डी आंसर है। इसके बाद आता है 61 का जो आंसर है, ये आपने जो कोविड इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उनके मेन पर्पसेस को मैच करना था। तो आंसर यहाँ पे 1 and 3 है। दूसरे वाला भी गलत है, कवच R&D को लेके है, सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात नहीं करता। और ये एक यहाँ पे वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग वगैरह कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये UN वुमेन के साथ कोलैबोरेशन है। तो दूसरा चौथा गलत हो जाते हैं, 1, 3 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो है, इट इज रिलेटेड टू कि ICMR ने कौन सी ऐसी किट अप्रूव करी है जो हमारे स्वैब सैंपल्स, नजल स्वैब्स या थ्रोट स्वैब सैंपल्स नहीं लेती है? तो कौन सी ऐसी किट है जी? तो आंसर इज सी हियर, सी वाज द आंसर। देन 2020 के नोबेल प्राइज विनर्स, जिन पे क्वेश्चन हर बार एक्सपेक्टेड रहता है, रहे ना रहे हम रट्टा जरूर मारते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रोमिनेंट प्राइज इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन एंड साइंस। तो अगर जिन जिन लोगों ने याद था, वैसे मुझे उम्मीद कम रहती है आप लोगों से इतना रट्टा मारने की, तो ए इज द आंसर। जिनका ठीक हुआ उनके लिए तालियां, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना, बाकी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। जिनका रट्टा ठीक है उनका ठीक हो गया होगा, या जिनको याद करने का तरीका पता है, चीजों को मेमोराइज करने का। लोकसभा स्पीकर के बारे में हमें क्वेश्चन नंबर 64 आता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बी स्टेटमेंट की, ही शी कैन डिक्लेयर एनी फाइनेंशियल बिल एज अ मनी बिल एंड हिज डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा। डेफिनेटली ये बात सत्य है, और बी इज द आंसर। देन नेक्स्ट आता है जी, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स? तो दिस इज अ ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन आई फील, क्योंकि अगर आप अपने घर में रखे फिश वाले परफ्यूम्स देखोगे, तो 70-80% ऑफ देम आर, उनका इंग्रेडिएंट जो है वो इथाइल एल्कोहल है, और बाकी इंग्रेडिएंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज होता है, एस्टर्स भी यूज होते हैं, एल्डिहाइड्स भी यूज होते हैं, एल्कोहल एज एब्जॉर्बेंट यूज होता है, और ये जो है एज परफॉर्मेंस जो फ्रेग्रेंस है उसको डेवलप करने के लिए इनका प्रपोर्शन यूज करा जाता है।
अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि यूज कौन सा होता है, कहते कौन सा लीस्ट लाइकली है। तो लीस्ट लाइकली यानी कि इसके बिना भी फ्रेग्रेंस बन सकती है, इसके बिना भी उस फ्रेग्रेंस को यूज किया जा सकता है। तो यस, एल्कोहल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर बेसिस, लाइक ऑयल एज अ बेस लिया जा सकता है और महंगे बेसिस अवेलेबल है। तो आई विल पिक एल्कोहल हियर। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत वो एल्डिहाइड्स वगैरह डाल सकते हैं तो यस, मे बी डायकोटमी क्रिएट हो, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर इसका एल्कोहल आएगा। देन नेक्स्ट है, कौन सा एसिड है जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज करा जाता है? तो नाइट्रिक एसिड वाज द आंसर। एंड इनमें से कौन सा फिनोमिनन है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नहीं दिखाता या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता? तो क्लाइडोस्कोप वाज द आंसर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन इसके बारे में लगभग लोग पढ़ चुके हैं अभी तो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज बिटकॉइन। हालांकि ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और वही एक चीज था यहाँ पे। मैंने भी कई बार अपने लेक्चर्स में इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसपे क्रिप्टो करेंसी चलती है। ब्लॉकचेन पे और बहुत सारी चीजें चलती हैं, लाइक नॉन फंजिबल टोकन्स भी चल रहे हैं। आने वाले दिन में हमारे बैंकिंग सिस्टम भी इस पे चल सकता है। तो ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट इसके बारे में गलत है, बाकी दोनों ठीक है। तो बी इज द आंसर। देन नेक्स्ट है कि ये जो है जिनका नाम मुझे प्रोनाउंस करना तो नहीं आ रहा, ये किसका डायरेक्टर जनरल है? पहले भी क्वेश्चन आया एक दो पेपर्स में, इस पे रिपीट हुआ। दैट इज की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ये बने अभी। एंड फिर हमें रॉन्गली जो मैच्ड पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है कि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार है, सभी लोग जानते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, मोस्टली लोग जानते हैं। पोकेमॉन गो एक बार एक वायरल गेम हुआ था, इट वाज रिलेटेड टू ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है यार, वीआर हमने कई बार पहले भी टेक्नोलॉजी की क्लास में पढ़ा है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का गेम था। जूम जो है वो ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। वैसे भी आपकी क्लासेस जूम पे चल रही हैं आजकल, तो आई गेस यू कुड हैव फिगर्ड इट आउट। देन 71 की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो लोकटक लेक है जी, मणिपुर में, उनकी लार्जेस्ट लेक है। अभी नासा ने एक रोवर वहां पे लैंड किया, उसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर सा भी उड़ा के दिखाया, काफी अच्छा कवरेज भी किया गया था, हमने भी एक वीडियो बनाया था। एंड हर एक करंट अफेयर मैगजीन या करंट अफेयर चैनल पे न्यूज आई थी। तो परसेवरेंस वाज द नेम ऑफ दैट रोवर। अगर आप पुराने भी देखोगे तो होप जो है वो यूएई का है, वाइकिंग जो है वो बहुत पुराना था। एंड हालांकि वो रोवर भी आई गेस नहीं था। क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो 2011 में लैंड किया था, ये भी नासा की तरफ से था। ये सबसे लेटेस्ट है जो February 21 में लैंड होता है। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन थे ये तो। देन महात्मा गांधी जी ने कौन सा आईएनसी का सेशन एज अ प्रिसाइड ओवर किया था, आईएनसी प्रेसिडेंट? तो दैट वाज एक ही सेशन उन्होंने किया था, बेलगाम सेशन 1924। 74 जो क्वेश्चन है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को अभी तक क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है? तो ये जो क्वेश्चन है सारी हैं जी, मलयालम भी है, कन्नड़ा भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, इसके अलावा भी है। वो कौन सी हैं इसके अलावा जो चारों में नहीं है? मतलब अब तो 8 हो चुकी हैं, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि बाकी कौन सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नॉन एज विरोधी कवि और रिबेल पोइट? तो काजी नजरुल इस्लाम को ऐसे बोला जाता था। देन कौन सा प्लेस है जहां पे फेमस अशोकन पिलर्स मिलते हैं? फेमस अशोकन पिलर्स मिलते हैं। इफ यू लुक एट सांची है, सारनाथ है, लौरिया नंदगढ़ है, यहां तो मिलते हैं। अमरावती में पिलर्स नहीं है, अशोका पिलर्स नहीं है। सिंपल था वैसे, जिनको हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज है, तो सी वाज द आंसर। देन नेक्स्ट आता है जी, हु वर द चीफ पेंटर ऑफ हमजा नामा अंडर अकबर्स ऑर्डर? तो दिस इज सैयद अली एंड अब्बास समद, सी इज द आंसर। After that, which language were used as a official language of सतवाहना एज? तो प्राकृत लैंग्वेज थी। क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं कि इसकी स्क्रिप्ट कौन सी थी? प्राकृत लैंग्वेज एंड विच स्क्रिप्ट? ठीक, इनमें से कौन से जो हैं वो प्रोटो हड़प्पन कल्चर नहीं है? प्रोटो हड़प्पन कल्चर का उदाहरण जो है वो झोब कल्चर नहीं है, बाकी तीनों के तीनों दे आर नॉन एज प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स। 80th क्वेश्चन है कि कौन सा एम्बेसडर जो था, ब्रिटिश एम्बेसडर फरुखशियार के कोर्ट में आया था? तो आंसर इज थॉमस रॉय। नेक्स्ट है 81st क्वेश्चन कि इनमें से कौन से पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है? नॉर्मली ये अपराइजिंग रही, ट्राइबल अपराइजिंग्स, और इनको किन किन लीडर्स ने लीड किया उसके नाम है। अगर आप बी को देखते हो, संथल रिबिलियन, ये बिरसा मुंडा ने लीड नहीं किया था, इनके लीडर सिद्धू और कानू थे, और यही हमारा आंसर है, बी इज द आंसर है। देन आता है 82nd,
अहरार मूवमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? तो ये पहली, दूसरी, तीसरी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। चौथी की अगर बात करें तो दे वर अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो 83rd क्वेश्चन में सूफी सेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना था। तो देखिए बी इज द आंसर। आप जरा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पेपर्स में आपके काम आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन आता है जी 84th की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ टेपेरा और त्रिपुरा को 1931 में किन लोगों ने असैसिनेट किया था? इट इज शांति एंड सुनीति चौधरी। शांति एंड सुनीति चौधरी ने ऐसा काम किया था। देन आता है जी 85th, which dynasty ruled the region of modern Haryana in the times of Ghaznavids? तो ए आंसर है जी तोमर राजपूत उस टाइम रूल कर रहे थे। देन नेक्स्ट है कौन सी स्टेटमेंट्स भक्ति सेंट नामदेव के बारे में ट्रू है? तो सारी स्टेटमेंट्स ठीक है एक्सेप्ट ही वाज फ्रॉम गुजरात से नहीं थे, वो महाराष्ट्र थे। तो सी इज द आंसर है। ठीक, देन हम लोग बस लास्ट लेग में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उनकी लोकेशन जो है कि कैसे हम लोग नॉर्थ से साउथ उनको अरेंज करते हैं। 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बुर्जवम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। देन नेक्स्ट आता है जी भीमबेटका, फिर वो साउथ इंडिया में हम लोग चले जाते हैं तो वो पिखलियाल आएगा एंड लास्ट में जो अटीरम पक्कम है वो। तो SQRP अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, अच्छी एचपीपीएससी से उम्मीद अच्छी थी इस बार मुझे ऐसे वाले। सो अगला क्वेश्चन 88th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स या लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस थे पोस्ट औरंगजेब के बाद, है ना, पोस्ट मुगल्स में, लेटर मुगल्स में। तो आइजरा वाज द टाइम जब यानी कि हाईएस्ट बिडर को लैंड रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। आइजरा वाज द टर्म, आइजरा ये यूज करी जाती थी। कौन से रूलर के टाइम शुरू हुआ था ये बताना, कौन सा लेटर मुगल रूलर था जिन्होंने ये काम शुरू किया था। देन नेक्स्ट आता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में मनसबदारी के फीचर्स हैं। कौन से मनसबदारी के फीचर्स हैं? तो जाट एंड सवार वाज द मनसबदारी के फीचर। यूपीएससी में भी एक दो बार इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है जी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो कॉलोनियल सिस्टम में था उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है? तो ए इज द आंसर हियर। और किसके दौरान परमानेंट सेटलमेंट शुरुआत हुई थी बंगाल प्रोविंस में, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ी सी इंटरेक्शन बनी रहेगी, नींद भी नहीं आएगी, थके तो आप ऑलरेडी हो ही। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में पेट्राडूरा जो टर्म है वो किससे रेफर करती है? तो दैट इज द बी आंसर है। 92nd अगेन क्रोनोलॉजी को लेके थोड़ा ऑब्सेस्ड रहे हैं ये लोग कि बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि इन केसेस की जो जजमेंट्स आई, इन स्पेसिफिक दीज जजमेंट्स वो किन किन ईयर्स में आई, उसके हिसाब से आप और अरेंज कर दीजिए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वो क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह जी जगह जगह अलॉट के आ रहे हैं। तो 92 क्वेश्चन का आंसर जो है क्रोनोलॉजिकली दैट इज बी इज द आंसर। देन आता है 93 में अगेन पॉलिटी से बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। बी विल बी द आंसर हियर। 94 क्वेश्चन जो है अगेन पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े लक्ष्मीकांत लेवल के आए थे। आपने अगर अच्छे से पढ़ी है यूपीएससी वाले तो बड़े खुश हो गए होंगे जाके वहां पे। फंडामेंटल ड्यूटीज सिंपल सी बात है, सीधी सीधा लिखा हुआ है आर्टिकल 51A में। एंड नेक्स्ट है जी प्रेम्बल में जो हमारे आइडियाज है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे? तो वो फ्रेंच, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। देन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कंट्री का ऑफिशियल नाम क्या है? तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। ये मैंने क्लास में एक दिन पॉलिटी की क्लास में बताया भी था, चलो वो यूट्यूब पे नहीं थी। 97 जो है which part of Constitution of India is mentioned the promotion of international peace and security? तो it is DPSP, Directive Principle of State Policy। आप किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहा है स्टेट? तो दैट इज आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 99 जो है यहाँ पे आपको बड़ा लिस्ट सिस्टम को मैच करना था, तो इजीली आप लोग मैच कर सकते हो। सी इज द एग्जैक्टली मैच। एंड डी में अगेन क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना था किसका, कि हमारे स्टेट फॉर्मेशन किस किस हिसाब से हुए, तो वो ईयर वाइज आपने देखना है। बी विल बी द आंसर। नागालैंड बना, हरियाणा बनता है, सिक्किम बनता है, अरुणाचल प्रदेश बनता है। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि आपको पता होना चाहिए। तो दिस वर द 100 क्वेश्चन। हो सकता है एक आध मैंने गलत बता दिया हो,
इंसान है, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि ये आंसर होना चाहिए आपके ओपिनियन के हिसाब से विद द जस्टिफिकेशन लिंक वगैरह वगैरह। और अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो यार, कट ऑफ के लिए ना स्पेकुलेट करना मुझे पसंद नहीं है, ऑल्दो जो भी जिस तरीके का पेपर का पैटर्न रहा, तो एनीबडी हु इज गेटिंग 120 प्लस माइनस 10 इसके रेंज में रहने की मुझे उम्मीद है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ना अभी पार्शियल है मेरे पास, बिकॉज अभी पेपर देके आप लोग आए नहीं हो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सीसेट का पेपर चल रहा है, तो उसमें भी देखने लायक बात होगी कि क्या हो रहा है। और मैं एक नीचे सर्वे का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे काम करिएगा आप अपने इस की के हिसाब से कितने स्कोर बनता है, सच वाला, कोई 180 मत बोल देना, सही वाला आपका स्कोर कितना बनता है उसको कमेंट करिएगा। मेरे पास भी जो 2000 के आसपास स्टूडेंट हैं टेस्ट सीरीज में या हमारी क्लासरूम्स में, उनका डेटा आ जाएगा तो उनको कंपाइल करके हम लोग बना सकते हैं। बिकॉज ये पेपर देख के नहीं, ये एस्पायरेंट्स के लेवल से बनती है कट ऑफ की, किस माइंडसेट के, किस प्रेपरेशन लेवल के एस्पायरेंट्स वहां पे बैठे थे। इनिशियली ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरम आइडिया है मेरा कि 120 प्लस माइनस 10 इसकी कट ऑफ जा सकती है। इट मे गो अप, इट मे गो डाउन एज सुन एज जो डेटा फैक्ट्स हमारे पास आते हैं। तो कमेंट करिएगा, मैं इस पे इस अपडेट कर दूंगा, वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा। आज शाम या कल मॉर्निंग तक आपको मेरा एग्जैक्ट ओपिनियन मिल जाएगा कि कट ऑफ कितना सा जाएगा। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, ऑल दी वेरी बेस्ट। और जो लोग सिर्फ पेपर देखने के लिए गए थे, तो पेपर देख लिया आपने एक बार, अब तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए तैयारी के लिए अगर आपने करनी है, या कोई भी सोर्स है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिना पढ़े एसडीएम नहीं बनता कोई। ठीक, पेपर देख लिया, आपको आइडिया हो गया कैसा पेपर आता है, लूसेंट वाले वैम भी निकल गए हैं लोगों के। अब पढ़ना शुरू कर दीजिए ठीक तरीके से। आपका कंपटीशन यूपीएससी वालों के साथ ही, बिकॉज पेपर देने वही आता है, सिलेक्शन भी ज्यादा उन्हीं का होता है। ऑल दी वेरी बेस्ट।